हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है। ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है, क्योंकि इस बुक के थ्रू ये जो पैकेज है सिंगेज मैथमेटिक्स का, इसमें जो 5 किताबें हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, फैक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये एक अच्छी थरो आपकी तैयारी करवाती है, क्योंकि हम हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उनमें दिए गए इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के थ्रू उन कंसेप्ट्स को और मजबूत बनाते हैं, और बेशक फिर उसके चैप्टर में दी गई एक्सरसाइजेज में दिए गए हर वैरायटी, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को एड्रेस करके आपको एक अच्छा एक्सपोजर देते हैं, ताकि सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएं। और यकीनन तौर पर उस चैप्टर के एंड में दिए गए जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम करते हैं। तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है, बस आपको चीज़ें ठीक से पढ़ते रहना है और अच्छे से करते रहना है। आप एक अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक, अच्छा परसेंटाइल इस एग्जामिनेशन में ज़रूर हासिल करेंगे। विद दैट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे भाई नॉर्मल की प्रॉपर्टीज़ पर। जो हमने प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, एक अच्छे तरीके से इसे सीखेंगे, और बेशक हम समझेंगे कि कैसे इन चीज़ों को वर्कआउट किया जाता है। आई होप आपको पता है ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। कोई सब्सक्रिप्शन आपसे खरीदने को नहीं कह रहे, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हम कोई ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन लेकर आपको सब्सक्राइब करने जैसा कोई कंसेप्ट नहीं लेकर आते, ऐसा कोई मॉडल नहीं है। आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक हम डिलीवर करते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हमारे नोट्स, ई बुक्स और पीडीएफ्स के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि है गेट नोट्स। वहां क्लिक करके सीधे आते हैं काम पर और शुरू करते हैं डिस्कस करना प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चंस को, ताकि इस कंसेप्ट को और हम मजबूत बनाएं और इस पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड करें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो भाई क्या लिखा है। वो कह रहा है कि आपके पास एक पैराबोला है। ठीक है सर, इस पैराबोला की खास बात क्या है? ये पैराबोला है y² = 4ax। ओके सर, अब वो आपसे ये कह रहा है कि सर इस पैराबोला में आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ की है P पर। ओके सर, जिसकी एब्सिसा है, एब्सिसा जो है आपकी वो है इक्वल टू द लेटस रेक्टम विच मीट्स इट्स एक्सिस एट T और नॉर्मल एट P। मेरा कहना है सर ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा है। क्या आपको याद आ रहा है? अगर मैं ये बात करूं कि यहां पर इस पैराबोला में आपने P पॉइंट पर टेंजेंट जो ड्रॉ की है, द टेंजेंट एट P, जिसकी एब्सिसा जो है वो इक्वल है लेंथ टू द लेटस रेक्टम। कुछ क्लिक कर रहा है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? ये बात पढ़ देने भर से शायद आप P तक पहुंच जाओगे। P के एब्सिसा पर तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, आप ऑर्डिनेट पर भी आ जाओगे। फिर क्या, सुना दिया। तो मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे सोचोगे। फिर वो जो है आपकी जो 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 टेंजेंट है वो एक्सिस से T पर मिलती है, और नॉर्मल जो है आपका वो आपका कर्व को अगेन Q पर इंटरसेक्ट करता है। ये दोनों बातें आपने पढ़ी है कि अगर कोई पैराबोला पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है तो वो वापस उस पैराबोला को कहाँ मिलता है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? -t -2/t। याद आया कुछ T डैश के कोऑर्डिनेट्स? आई थिंक जितनी भी रिक्वायर्ड आपको इन्फॉर्मेशन हिंट्स देनी है इस क्वेश्चन के लिए मैंने पर्याप्त चीज़ें बताई हैं। बस अब आपको ये कर लेना है स्टूडेंट्स कि आप मुझे बता दीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे सोचेंगे। सर सारी बातें छोड़ो, पहले तो ये बताओ क्या मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को खोज सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ? क्योंकि सबसे पहले तो मुझे वही तलाशना है। एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि सर जो आपका P पॉइंट है, जो आपका P पॉइंट है वो है आपका सर AT² 280, मान लेते हैं ये है AT² 280। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आपके P पॉइंट की एब्सिसा है, P पॉइंट की एब्सिसा कितनी है सर? AT²। ये इक्वल है किसके? इक्वल है लेटस रेक्टम के। दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और अगर ये जो आपका एब्सिसा है P पॉइंट का, अगर वो लेटस रेक्टम की लेंथ के इक्वल है, आई होप यू रिमेंबर हमने सीखा है पैराबोला में लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, भूले तो नहीं। और ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कितना है? 4a, ऐसा उन्होंने कहा है। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं कुछ ढूंढ सकता हूं क्या? सर a तो 0 होने से रहा, तो आप a से a कैंसिल करिए। T² की वैल्यू अगर 4 है तो T की वैल्यू कितनी आनी तय है? सर यहां से आप कंक्लूड करोगे कि T² अगर 4 है तो T की वैल्यू +-2 आना तय। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट। अगर मैं +2 लेकर चलूँ या -2, विच एवर यू वांट टू टेक इट, है ना। मान लो अगर मैं +2 लेकर चलता हूँ तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? अब अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफिकली लिखना चाहूँ तो A तो A है, जो कि A ही है। T² मतलब क्या? -2 या +2? मैं +2 ले रहा हूँ तो उसका स्क्वायर कितना? 4, तो ये हो जाने वाला है 4a। यही उसने कहा था। आई होप आपको बातें याद है। और 280
अगर मैं 280 की बात आपसे करता हूँ तो 2 इंटू 2 दैट्स 4, तो ये कितना आ जाएगा? क्लियरली ये भी आने वाला है 4a। एवरीवन कंफर्टेबल सो फार? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये क्लियरली कितना आ रहा है सर? 4a, 4a। अब मुझे बस आप दो सवालों के जवाब दीजिए। इस पॉइंट P पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या आप मुझे उसकी इक्वेशन लिखने में हेल्प कर सकते हैं? सर कौन सी बड़ी बात है, बहुत आराम से लिख सकते हैं। टेंजेंट के साथ साथ मुझे ये बता सकते हो क्या कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? सर उस इक्वेशन में y की जगह 0 रख देंगे, उसका एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन आ जाएगा। आप सुन रहे हैं, हिंट अप्लाई कर रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जब आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है तो क्या वो टी डैश वाले कोऑर्डिनेट्स, टी डैश के कोऑर्डिनेट्स कैसे सर? वही बात जो हमने डिस्कस की है कि सर अगर वो नॉर्मल जो आपने ड्रॉ किया अगर वो वापस इस कर्व से मिले तो हम वो पॉइंट भी निकालना जानते हैं। बेशक सर हम वो पॉइंट भी निकालना जानते हैं। तो आई थिंक सर अगर मैं चीज़ें सोचूं तो काफ़ी कुछ वर्कआउट कर सकता हूं और वहां से मैं पहुंच सकता हूं फाइनली इस पॉइंट पर। मान लो आपको कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता चीज़ें कैसे होनी है, आप तो अपनी एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो, आपने नहीं रटे फॉर्मूले, आपको कुछ याद ही नहीं है, तो आप बस बेसिक सी प्रॉपर्टीज यूज करो। बेसिक सी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, किस कर्व को? इस कर्व को। क्या उस टेंजेंट की आप स्लोप निकाल सकते हैं? सर मुझे नहीं आता फॉर्मूला, मैंने टेंजेंट की इक्वेशन सीखी नहीं। तो मैं कहूंगा आपका कर्व क्या है? सर आपका कर्व है y² - 4ax। मैं ये इसलिए करके बता रहा हूं क्योंकि अगर ये तो स्टैंडर्ड केस है जो आपको याद रहना चाहिए, पर मान लो अगर वो कर्व कुछ और दे दे तो आप कैसे सोचोगे चीजें, बस मैं वो आपको समझाने या डाइजेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हम क्या करेंगे सर? डिफरेंशिएट। तो y² का डिफरेंशिएशन 2y डैश, जिसे आप चाहे तो लिख लीजिए dy/dx, -4ax का डिफरेंशिएशन -4a इज इक्वल टू 0। आपको एक किस पॉइंट पर निकालना है? सर आपको टेंजेंट की स्लोप निकालनी है पॉइंट P पर। आपको टेंजेंट की स्लोप निकालनी है पॉइंट P पर। पॉइंट P मतलब क्या? पॉइंट P मतलब 4a, 4a। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 4a है, y कोऑर्डिनेट भी 4 है। वो x और y की वैल्यू 4a, 4a मैं यहाँ रख देता हूँ। x तो है नहीं तो y की वैल्यू में रख देता हूँ 4a। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल सो फार। तो dy/dx की जो वैल्यू आने वाली है, dy/dx की जो वैल्यू आने वाली है वो आई होप आपको दिख रहा है। 4a उधर गया तो 2 ने उसे कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा? 2a/y। वो कितना आ जाएगा सर? 2a अपॉन ऑफ कोर्स y। और y की मैं क्या वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ? 4a। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल सो फार। और जब आप ऐसा निकालते हैं तो 2a/4a कितना आता है? सर ये क्लियरली हमें दिख रहा है 2a/4a क्लियरली है 1/2। सर ये 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 इज नथिंग बट जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है ये उसकी स्लोप है। दिस इज द स्लोप टू दैट टेंजेंट। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सर आपके पास क्या है? आपके पास पॉइंट है और आपके पास स्लोप है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। सर मान लो मुझे ऐसा नहीं करना होता तो क्या कोई और तरीका था? आप याद करो, आपके पास दो तरीके और हैं। कौन से सर? अगर आपसे इस पैराबोला y² = 4ax की टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाए तो सर स्लो फॉर्म में हमने सीखा है y = mx + a/m। हम इससे लिख सकते हैं। मैं बस कह रहा हूं कि ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनसे बात बन जाएगी। सर ऐसा नहीं पता तो क्या हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कि आपको याद है m में और t में क्या रिलेशन होता है? m जो होता है वो 1/t होता है, हमने डिस्कस किया है इस कर्व के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर 1/t रिप्लेस करूँ तो ये कितना हो जाएगा? y = यहाँ पे t रिप्लेस किया तो हो जाएगा x/t, और ये ऑफकोर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे t रिप्लेस किया m की जगह, या 1/m की जगह t रिप्लेस किया तो at। और अगर आप पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है ty = x + at²। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? ये दोनों इक्वेशंस हमने डिटेल में डिस्कस की हैं कई दफ़ा, जिनका एक अच्छा सा नॉलेज आप सभी को होगा, मेरा ऐसा मानना है। आप चाहते तो ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते थे बिना इतनी मेहनत किए, पर ये हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि इन केस अगर आपको वो स्टैंडर्ड सिनेरियो ना दे तो आप कैसे सोचेंगे, हम वो बात करना चाह रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। कैसे सर? आपके पास क्या है? आपके पास दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें मतलब आपके पास उस लाइन की स्लोप है, आपके पास उस लाइन का पॉइंट है कि वो किससे पास होती है। तो आराम से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा? y - y1 तो कितना हो जाएगा? y - 4a। आप सुन रहे हैं? y - y1 = m। m कितना है सर? m क्लियरली हमने निकाला 1/2। m कितना है? 1/2। और क्या? x - x1 जो कि क्या है? वापस 4a। एवरीवन कंफर्टेबल सो फार? कोई डाउट तो नहीं है भाई? अब एक बात सोचिएगा, मैं दोनों तरीकों से आपको पैरेलल समझा रहा हूँ ताकि स्टैंडर्ड केस से ही सॉल्व करना आप, पर अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड सिनेरियोज में ना दिया हो तो फिर कैसे सोचना होगा, बैक ऑफ द माइंड क्या प्रोसेस चल रही होगी, वो मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ ताकि प्रोसेस याद रहे आपको कि चीज़ें कैसे करनी है, कैसे बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स याद रखना ज़िंदगी में, है ना। क्योंकि
याद रखी हुई चीज़ें याद रहे ना रहे, अगर वो कैसे पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं तो हम कर लेंगे, हम बना लेंगे, हम क्रिएट कर लेंगे। वही बात मैं डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। अब सोच के देखो सर, आपको पता करना है कि ये स्ट्रेट लाइन आपके एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो मैं y की जगह 0 रख दूंगा। y की जगह जैसे ही 0 रखा तो ये 0 हुआ। आई होप आप सोच पा रहे हो। जैसे ही ये 0 हुआ तो सोच के देखो, ये 2 इधर आया तो ये कितना हो जाएगा -8a, है ना। और यहाँ पर कितना है सर, x -4a, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ 0 पास किया तो ये आया 2, ये हो गया -8a, वहाँ था -4a, -4a को इधर लाए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आई होप आप सब एग्री करते हो, x की वैल्यू आएगी -4a। यानी सर आपके इस कर्व की जो टेंजेंट है, इस कर्व की जो टेंजेंट है p पर, जो कि x एक्सिस को t पर मिलती है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, t के जो कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा मैं वो होंगे क्या सर, -4a, 0। क्या यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं? और p के कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं सर, p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4a, 4a। आई थिंक यहाँ तक जीवन आसान है, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है भाई। अब अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो अगली बात, पहली बात तो ये कि इस कर्व के लिए अगर कोई नॉर्मल बन रहा है तो नॉर्मल की इक्वेशन खोजे बिना आप डायरेक्टली उस नॉर्मल ने इस कर्व को वापस कहाँ इंटरसेक्ट किया होगा निकाल सकते हो। पर मान लेते हैं कि सर मुझे नहीं पता कि वो फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं वो प्रोसेस आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने इस पॉइंट पर, पहले तो हमें पता है कि उसको निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है सर, टी की वैल्यू आपको पता है, तो आपको पता है ना इस कर्व को अगर वो इंटरसेक्ट करता है वापस किसी पॉइंट पर जिसकी पैरामीट्रिक फॉर्म में है, वो जो पैरामीटर है वो अगर टी डैश है, तो टी डैश आप कैसे निकालते थे, टी डैश आप निकालते हो -t -2/t। ये इस पॉइंट पर इस पैरामीटर को वो यहाँ पर टच करेगा नॉर्मल वापस, मतलब इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला को। और अगर मैं t की वैल्यू जानता हूँ तो t कितना लिया है सर, हमने +2 लिया है। अगर +2 से इसे सॉल्व करें तो t डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा सर, -2 -2/2। आई होप आप एग्री कर रहे हो इस बात से। और अगर आप इसे सॉल्व करो तो यह जाता है -1 -2 -1 -3, तो t डैश कितना आता है -3। अगर t डैश -3 आता है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, किस पॉइंट के, कि वो जो नॉर्मल आपने p पर बनाया था अगर वो कर्व को वापस q पर टच कर रहा है, अगर वो कर्व को वापस q पर टच कर रहा है तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, at स्क्वायर यानी क्या, -3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9a। और क्या 2at, तो 2 × -3 कितना, -6, तो ये कितना हो जाएगा -6a। तो क्या आपको q के कोऑर्डिनेट समझ आए? मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये q के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, क्या 9a, -6a, क्या अगर ये स्टैंडर्ड सिनेरियो नहीं होता तो भी हम ऐसे सोचते? नहीं। अगर ऐसे कोई हालात होते तो मैं कहूँगा भाई ध्यान से सोच के बताओ सर, ये है टेंजेंट की स्लोप क्या 1/2। अगर टेंजेंट की स्लोप 1/2 है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी सर, नॉर्मल की स्लोप होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कितना, -2। और क्या मैं p के कोऑर्डिनेट जानता हूँ सर, जानता हूँ 4a, 4a। तो नॉर्मल की इक्वेशन, क्योंकि नॉर्मल की ये स्लोप है और ये नॉर्मल का पॉइंट है जहां से वो पास होता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, बहुत सॉर्टेड सी इक्वेशन बनेगी, क्या y - y1, सो y माइनस क्या 4a, आप समझ रहे हैं क्या, इज इक्वल टू m, जो कि कितना है -2 x - x1। अब आप एक छोटा सा काम ये करिए कि ये तो है आपका स्ट्रेट लाइन नॉर्मल, और आपका पैराबोला क्या है सर, आपका पैराबोला है y² = 4ax। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पैराबोला और नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। एक पॉइंट तो यही आएगा क्योंकि ये भी उसी पॉइंट, ये भी वही पॉइंट है जहां पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया इस पैराबोला को, और आपको एक और पॉइंट मिलेगा। और मेरा यकीन करिए वो जो पॉइंट आप फाइनली ढूंढ पाएंगे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, उसका जो ये कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 9a, -6 है। तो आप ढूंढेंगे तो वो वही निकल कर आएंगे 9a, -6 है। मतलब आप x या y को एलिमिनेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी यूज करके, तो एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा x या y जिसमें भी आप इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक बननी तय है ना। तो आपको जैसे मान लो x में क्वाड्रेटिक बनी तो आपको वैल्यूज मिलेंगी 4a और 9a। 4a रखोगे इस इक्वेशन में तो y कोऑर्डिनेट भी 4a मिल जाएगा, 9a रखोगे तो -6a मिल जाएगा। ऐसे चीजें हो रही होंगी। आप बात समझ पा रहे हैं क्या? आई थिंक ये कहानी सॉर्टेड है। अब उसने क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है ये रेशो, आप उसे रेशो बताओ कि PT/PQ क्या होगा। कौन सी बड़ी बात है सर, हमें पता है अब तो P, T और Q तीनों बातें। आई थिंक मैं P, T और Q तीनों जानता हूं, तो क्या मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाकर PT/PQ नहीं निकाल सकता? आई थिंक सर ये तो आसान बात है। अगर मैं निकालना चाहूं PT, तो आप मुझे बताएंगे PT कितना होगा? सर बड़ा सॉर्टेड सा ऑब्जर्वेशन है। PT को अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, आप खुद समझो भाई। अगर मैं वही फॉर्मूला यूज करूँ डिस्टेंस फार्मूला, तो -4a, आप सुन रहे हो क्या, -4a, तो कितना आया, -8a।
-8a का स्क्वायर कितना होगा सर? 64a स्क्वायर, है ना? तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 64a स्क्वायर। सुन रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं भाई, है ना? -4a -8a उसका स्क्वायर हो जाएगा 64a स्क्वायर। ये हो जाएगा -4a का स्क्वायर कितना? 16a स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। और इसका आप क्या लेंगे सर? इसका आप लेंगे अंडर रूट 64 + 6 70 70 + 10 80, तो ये हो जाएगा 80a स्क्वायर, जिसे मैं अंडर रूट में ही रख रहा हूँ, अभी ज़्यादा बदलाव नहीं ला रहा हूँ। ये आपका क्या आया? PT, है ना? ये आपका आता है PT। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? अब मैं निकालने जा रहा हूँ आपका PQ। आई थिंक हमसे PT और PQ ही पूछा है, PT और PQ ही पूछा है। अगर मैं PQ की बात करूँ तो सर कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं है। आप जब PQ को निकालना चाहेंगे तो आप PQ को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं? सर PQ में फिर वही बात की, तो 9a - 4a कितना? 5a, और 5a का स्क्वायर अगर निकाला तो कितना? 25a स्क्वायर। आई होप आप कंफर्टेबल हैं इस थॉट से। -6a - 4a कितना? -10a। -10a का स्क्वायर 100a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 100a स्क्वायर। डू यू ऑल गेट दैट? कोई परेशानी तो नहीं? आई थिंक आप चीज़ें देख पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा सर? ये आ जाएगा ऑफ कोर्स आप लगाएंगे अंडर रूट, तो ये जाएगा आपका अंडर रूट ओवर 125a स्क्वायर। मैं इससे भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ, है ना? तो PT और PQ। अब अगर मैं निकालना चाहूँ फाइनली क्या, अगर मैं फाइनली निकालता हूँ क्या? PT अपॉन PQ, है ना? तो PT अपॉन PQ जब आपने निकालना चाहा तो दैट वॉज PT, जो कि कितना है? अंडर रूट 80a स्क्वायर। और PQ कितना है स्टूडेंट? सर PQ आपका है अंडर रूट 125a स्क्वायर। आई थिंक अब अगर आप सॉल्व करें तो आसानी से आप अचीव कर लेंगे अपना आंसर। देखो अब 80 और 125 बच रहा है। 80 होता है 16 का 5 टाइम्स, तो सर मेरे ख्याल से 5 से ही डिवाइड करिए, है ना? 5 से अगर 80 को डिवाइड किया तो कितना? 16, और 5 से 125 को डिवाइड किया तो आई थिंक आई नीड नॉट टेल यू कितना दिख रहा है? 25। 5 का 2 टाइम्स 10 बचा 2, तो 5 का 5 टाइम्स तो ये है 25। और 16 अपॉन 25 का अंडर रूट, 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, तो ये कितना आ रहा है? 4 अपॉन 5। कौन सर? PT अपॉन PQ। ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है, ये समझाया गया है इस तरीके से ताकि आपके सामने दोनों प्रोसेसेस पैरेलल रखी गई हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका, एक डिराइव करने वाला तरीका, ताकि आपके पास हमेशा दोनों तरीके हों। कोशिश हम स्टैंडर्ड तरीके से ही करेंगे सॉल्व करने की, पर अगर कहीं फंसे, कहीं अटके, तो आपके पास तरीके हैं, आप जानते हैं अब इंटरनली क्या होता है और आप बना सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। बस ये कॉन्फिडेंस, ये फेथ, ये भरोसा मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर ये आपके ऊपर खुद के आप सोच पाते हो कि नहीं कुछ भी दिया हो मैं कर लूँगा, मैं बना लूँगा, तो आप फिर कर लेंगे। बस यही यकीन हम दिलाना आपको चाह रहे हैं। और हमेशा ये तो प्रायोरिटी है ही कि आप फॉर्मूले याद रखें, क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको वो चीज़ें याद रह जाएं। यही तरीका है, यही मोटिव है। पर फिर भी अगर कुछ भूले तो हमने डिराइव करना, हमने क्रिएट करना, हमने बनाना सीखा है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट या परेशानी नहीं है तो क्या मैं मूव करूँ आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकेंड क्वेश्चन पर। ये रहा आज का आपका अगला क्वेश्चन, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर इससे कैसे समझेंगे? आप एक बात बताओ, वो क्या बोल रहा है सर? वो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। अब नॉर्मल कॉर्ड क्या होती है समझेंगे अभी ड्रॉ करते हो। इसके बारे में वो कह रहा है ये एक ऐसी नॉर्मल कॉर्ड है जो आपका 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है इस पैराबोला की वर्टेक्स पर। सर ये तो बहुत अजीब अजीब सी बातें होंगी। आप सबसे पहले तो नॉर्मल कॉर्ड को समझने की कोशिश करो कि नॉर्मल कॉर्ड कैसा बिहेवियर आपको शो करेगी, फिर हम बाकी सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे और उनका फाइनल कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो नॉर्मल कॉर्ड पर आते हैं कि नॉर्मल कॉर्ड एग्जैक्टली होती क्या है। पहली बात तो देखो उसने जीवन फिर आसान कर दिया, उसने आपको फिर से वही स्टैंडर्ड पैराबोला दिया, क्या? y² = 4x। ठीक है सर, अगर मैं चीज़ें प्लॉट करता हूँ तो ध्यान से देखना। मान लो ये आपकी वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट है ना? और इसी तरीके से सर आपने क्या किया, आपने इसकी क्या बना ली, एक एक्सिस, आपके पैराबोला की रही एक्सिस। कोई आपत्ति तो नहीं है। अब सर आपका अगर पैराबोला आपने बनाया तो लेट्स से ये रहा आपका पैराबोला कुछ ऐसा जाता हुआ, ये आपका पैराबोला कुछ ऐसा जा रहा है, कोई आपत्ति तो नहीं है ना? मतलब बहुत अच्छा पैराबोला मैंने नहीं बनाया बट काम चला लो भाई, है ना? अब मान लो सर आपने इसके किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, आपने इसके किसी पॉइंट पर लेट्स से नॉर्मल ड्रॉ किया। अब जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है तो खास बात आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है इसके किसी पॉइंट पर, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द नॉर्मल, है ना? इफ यू ऑल एग्री कि सर ये नॉर्मल है, इफ यू ऑल एग्री टू दिस कि सर ये मान लो नॉर्मल है इस कर्व के लिए यहाँ, है ना? मान लेते हैं नॉर्मल कॉर्ड है, बस मान लो, है ना? मतलब वो मेरे लिए मुश्किल होगा थोड़ा भी बना पाना यहाँ पर मान लो ये नॉर्मल है। तो मान लेता हूँ सर ये है आपका पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या कह लोगे, 80²
280। पर अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो ए की वैल्यू कितनी है 1, और अगर ए की वैल्यू 1 है तो क्या मैं इसे थोड़ा और सहूलियत से अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, 80 स्क्वायर यानी 1 इंटू टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, 280 यानी कितना 2t लिख सकता हूँ क्या? सर इसी तरीके से मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखने से पहले सुनिएगा ध्यान से, एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। वो छोटी सी बात ये है, उन्होंने कहा आपसे कि ये जो कॉर्ड है आपकी, ये जो कॉर्ड है आपकी, ये आपके वर्टेक्स पर, ये कॉर्ड आपके वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। ये जो कॉर्ड है आपकी वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई पैराबोला की कोई कॉर्ड है और अगर वो एक 90 डिग्री एंगल सबटेंड करे, तो मैं एक बहुत क्रूशियल सी प्रॉपर्टी जानता हूं कि इसका जो पैरामीटर है मान लो t, और इसका पैरामीटर मान लो होता t डैश, तो t डैश -4 होता है। ये प्रॉपर्टी भूले तो नहीं हो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, फॉर दिस काइंड ऑफ पैराबोला हम जानते हैं कि अगर कोई भी कॉर्ड वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करे तो उनके पैरामीटर्स का प्रोडक्ट -4 होता है। इसका क्या मतलब? अगर इसका पैरामीटर t डैश है, मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर मान लो इसका पैरामीटर है t डैश, तो यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर? वो हो जाएंगे, मतलब मैं यहाँ पर डैश लगा रहा हूँ ताकि वो आपको 12 ना लगे। जैसे मान लो t डैश है ना, तो t डैश का स्क्वायर कॉमा 2t डैश, ये आपके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। पर आप ये कंक्लूजन जानते हो कि ये वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपका t डैश कितना हो जाएगा सर? दिस इज गोइंग टू बी -4। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस थॉट? अब आप क्या करने वाले हो? अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आप सोचो कि आपके पास क्या क्या चीजें दी गई हैं। अब आप एक छोटा सा पॉइंट बताओ कि सर चूंकि ये नॉर्मल है, चूंकि ये नॉर्मल है, तो क्या सिर्फ आप यही बात जानते हो टी डैश की वैल्यू -4? क्या आप ये बात नहीं जानते, क्या आप ये बात नहीं जानते कि टी डैश में और टी में मैं एक और रिलेशन जानता हूँ? ऐसे कैसे जानता हूँ? मैं इसलिए जानता हूँ कि अगर ये नॉर्मल है इस पैराबोला पर ड्रॉ किए गए पी पॉइंट पर, तो क्यू के कोऑर्डिनेट पैरामीटर मैं एक और तरीके से ढूंढ सकता हूँ। कुछ याद आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? प्रॉपर्टीज रिकॉल करिए। मैं कहूँगा सर टी डैश जो होगा वो होगा आपका टी माइनस टी अपॉन -2/t। आई होप आप भूले नहीं है प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल से शायद मैं टी डैश में एक रिलेशन यहाँ से और टी डैश में एक रिलेशन यहाँ से ढूंढ पा रहा हूँ। फिर हम निकालेंगे जो भी वो निकालने को बोल रहा है, कर लेंगे जो भी वो कह रहा है। पर आई थिंक यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है। सर अब आपका क्या कहना है? मेरा आपसे कहना है इस इक्वेशन को मैं टी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या बनेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा टी डैश, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -t स्क्वायर, और यहाँ टी से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल, तो -2। अब बस एक छोटे से पॉइंट का जवाब दो, टी डैश की जगह -4 यहाँ रिप्लेस कर दूं क्या? तो ये रिप्लेस किया -4, ये -2 इधर आया तो +2, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? -t स्क्वायर। -4 + 2 -2, माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो टी स्क्वायर आ रहा है 2। अगर टी स्क्वायर आ रहा है 2 तो टी कितना आएगा सर? टी आएगा ±√2। इससे आगे मैं कुछ कहूँ या आप मुझे बता रहे हो? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मुझे टी पता चल गया है तो क्या आप टी डैश नहीं निकाल सकते? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और टी डैश पता चल गया मतलब आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, और अगर आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो क्या आप उस नॉर्मल कॉर्ड यानी पी क्यू की लेंथ नहीं निकाल सकते क्या जनाब? चलो ध्यान से देखो भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सोच के देखना। यहाँ पर बात करते हैं, p कितना है? टी स्क्वायर कॉमा 2t। मैं मान लेता हूँ +√2 है ना, +√2 लेके चलते हैं। ध्यान से देखना, -√2 भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। +√2 लिया तो क्या दिखेगा? √2 का स्क्वायर कितना? 2। √2 यहाँ लिया तो ये कितना दिखेगा? 2√2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं सर? ये आपके p के कोऑर्डिनेट हो गए। अब मुझे पहले टी डैश निकाल लेना है, तो टी डैश की वैल्यू मैं जानता हूँ, यहाँ से निकाली जा सकती है। तो टी डैश कितना आ रहा होगा? ध्यान से देखो सर, टी डैश आपका आएगा, ये तो कितना हो जाएगा? -√2, ये हो जाएगा -2/√2। तो 2 का मैं √2 × √2 करके एक √2 से √2 कैंसिल कर दूंगा तो हो जाएगा -√2। क्या मेरी आप बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ से आप टी डैश की वैल्यू निकाल रहे हो सर -2√2। कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से? टी डैश की जब आपने निकाली वैल्यू क्या? -2√2, तो ये जो वैल्यू है आप यहाँ पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2√2 यहाँ पास किया तो देखो भाई, -2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 कितना? 8। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना है? 8। आई थिंक कोई परेशानी नहीं है। -2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 कितना? 8। अब जब यहाँ पास किया कितना? -2√2, यहाँ पर पास किया तो -2 × 2 -4, तो ये जाएगा -4√2। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -4√2। आई होप बहुत डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बेसिक सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है।
यकीनन तौर पर अगर आपको ये दोनों बातें नहीं पता हैं तो भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन तब ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। और हर बार मैं यही तो बात समझा रहा हूं जनाब आपको कि अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है तो कितनी जल्दी, कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सोच सकते हैं। ये 4 लाइन का क्वेश्चन बन गया। कब? जब मुझे ये पता था कि जब आपकी कोई कॉर्ड है वो वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है तो उन पैरामीटर्स का प्रोडक्ट -4 होता है। जब मुझे ये पता था कि किसी पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल से अगर उस नॉर्मल ने उस पैराबोला को वापस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो उसके पैरामीटर के कोऑर्डिनेट्स, इस पैरामीटर की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। बस इन 2 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा एक कुछ नहीं था। अच्छा सर, मुझे पी और क्यू मिल गया तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? सर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने का एक क्वेश्चन है जो कि आप सब जानते हो, तो फटाफट निकाल लो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। सर देखो 2 - 8 कितना? -6, -6 का स्क्वायर कितना? 36 प्लस, ध्यान से देखो 2√2 माइनस -4√2 यानी 2√2 + 4√2 यानी 6√2। 6√2 का स्क्वायर कितना? 36 × 2। तो ये कितना हो जाएगा? 36 × 2। और ये सब किस में होगा? अंडर रूट में। आप देख पा रहे हो 36 और 36, आई थिंक ये हो जाएगा 3 × 36। 36 का अंडर रूट कितना? 6, तो ये हो जाएगा 6 × √3। ये कितना आ जाएगा? 6 × √3। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? द वैल्यू ऑफ पी क्यू। मतलब ये आपके इन पी और क्यू यानी जो नॉर्मल कॉर्ड आपने बनाई है इसकी क्या आ रही है भाई? ये आ रही है इसकी डिस्टेंस। क्या इस बात में किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति? अच्छे से सोल्यूशन को देख लीजिए, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए। आई विल री एक्सप्लेन, री क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट। शैल वी प्रोसीड फर्दर? अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो कह रहा है if the angle between the normal to the parabola at this point and the focal chord passing through P is 60 degree। एंगल के थ्रू कुछ याद आया? एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी। then find the slope of the tangent at point P। मेरा यकीन करिए एक अच्छा क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन है। आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्लिक नहीं कर रहा है ना, ड्रॉ करो, प्लॉट करो, विजुलाइज करो, इमेजिन करो, चीज़ें आप समझो, आपको दिखेंगी, है ना। मान लो सर ये आपका एक एक्सिस है पैराबोला का, है ना, लेट्स से दिस इज द एक्सिस, और यहाँ पर आपके पास एक पैराबोला है ना। तो मैं बना लेता हूँ, ये आपका क्या हुआ सर? ये आपका हुआ लेट्स से एक पैराबोला। अब सुनिएगा ध्यान से, वो क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन, मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी बना लेता हूँ। मान लो ये रही सर इसकी क्या डायरेक्ट्रिक्स, कोई आपत्ति तो नहीं है भाई? ये क्या हो जाती है सर? इसकी डायरेक्ट्रिक्स, है ना। यही बस मुझे थोड़ी समस्या देते हैं कि मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाता, कोई बात नहीं, है ना। तो ये रही मान लो डायरेक्ट्रिक्स। अब सुनिएगा ध्यान से, वो क्या कह रहा है? आपके पास एक पॉइंट है P, है ना। उस पॉइंट P पर आपने क्या ड्रॉ किया? उस पॉइंट P पर आपने लिया है डायरेक्ट्रिक्स पर ड्रॉप किया गया है परपेंडिकुलर, क्योंकि मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे एंगल चाहिए नॉर्मल टू द पैराबोला और क्या? फोकल कॉर्ड के बीच। तो ठीक है, थोड़ी बातें करते हैं। आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ से आपने किसको मिलाया? इसके फोकस को मिलाया, है ना। और इसकी फोकस को जब मिलाया तो आपने इस पॉइंट पर एक छोटी सी टेंजेंट बना लेता हूँ ताकि मुझे नॉर्मल बनाने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो अगर ये बन जाती है इसकी इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, तो क्या मैं कह सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी, तो क्या मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो लाइन होगी आपकी क्लियरली क्या रही होगी? ये जो लाइन होगी ये क्लियरली आपकी इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई नॉर्मल रही होगी। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर ये मैं मान लेता हूँ पॉइंट P, ये अगर मैं मान लेता हूँ पॉइंट P जिसकी वो बात कह रहा है, तो ये आपकी क्या हो गई? फोकल कॉर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या हो गई? आपकी नॉर्मल। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान से। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P एंड द फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू P इज 60 डिग्री। तो उसने आपसे ये कहा, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना, उसने आपसे ये कहा कि ये जो एंगल है, ऑल्दो वो लग नहीं रहा होगा बट प्लीज़ मान लेना कि ये कितना है? 60 डिग्री। अब क्या हम बड़ी बेसिक सी बात जानते हैं सर कि ये जो नॉर्मल है, इसमें और इसके टेंजेंट में क्या रिलेशन है? अगर बस वो एंगल आप मुझे बता दो जो हम जानते हैं क्या है, तो शायद ये क्वेश्चन हाथों हाथ खत्म हो जाएगा। अब आप एक छोटी सी बात का जवाब दो। हम बेसिक सा सिंपल सा थॉट में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सर देखो आप, ये एंगल हम सब जानते हैं 90 डिग्री होगा। क्यों सर? क्योंकि ये नॉर्मल और टेंजेंट है ना, तो 90 डिग्री होना तय है। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा जिसमें से 60 है, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे ये एंगल निकालने में? बिल्कुल सर, इस एंगल में कौन सी बड़ी बात है, ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब बहुत काम की बात है, सुनिएगा ध्यान से। अगर ये एंगल हुआ 30 डिग्री, अब आप इस प्रॉपर्टी पे गौर फरमाइएगा। मैं इस लाइन को, आई एम रियली सॉरी, इसे तो हम छोटे ही रखेंगे, ये क्यों बड़ा हो रहा है भाई। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पार्ट की, इस लाइन को मैं कर रहा हूँ एक्सटेंड,
इस लाइन को मैं कर रहा हूँ एक्सटेंड कुछ इस तरीके से। इस बात से तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने किया इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड, और इस लाइन को भी हम कर लेते हैं थोड़ा एक्सटेंड स्टूडेंट्स, ये वाली जो आपकी लाइन थी जो कि आपके इसका क्या था भाई, एक्सिस है ना, जो कि आपके इस पैराबोला का क्या था भाई, एक्सिस। अगर मैंने इससे भी थोड़ा एक्सटेंड किया फर्दर तो मैं देख पा रहा हूं कि ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कहीं। क्या आप मुझे एक प्रॉपर्टी याद दिलाएंगे? ऑल्दो वो वैसा दिख नहीं रहा होगा, पर प्लीज मानना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, मतलब इसका फोकस, इसके डायरेक्ट्रिक्स, ये सब एज्यूम्ड है। ऐसा जरूरी नहीं इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स यही हो, इसकी फोकस यही हो, ये सब बस मानी हुई बातें हैं। तो शायद हो सकता है दिखे ना वो ऐसा, पर प्लीज इस बात को समझना, मैथ्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है नॉर्मल टू पैराबोला में कि सर एक फोकस से जब किसी पॉइंट को मिलाया जाए तो ये वाली डिस्टेंस कौन, एसपी, उस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल को अगर मैं एक्स एक्सिस से मिलाऊं तो ये वाला पॉइंट एन, यानी कौन सी डिस्टेंस, एस एन, और उस पॉइंट पी पर ड्रॉ की गई टेंजेंट को जब एक्स एक्सिस से मिलाया जाए और उस पॉइंट को कहा जाए टी, तो ये डिस्टेंस एस टी। ऑल्दो वो दिख नहीं रही होंगी इसमें, मैं मान रहा हूं ये बात, क्योंकि हमने चीजें वैसी ड्रॉ नहीं की हैं, पर प्लीज इस बात को समझना, क्या हम ये बेसिक सा कंसेप्ट जानते हैं? दिख नहीं रहा होगा, पर ये क्या हम जानते हैं कि सर एस पी, एस टी और एस एन इक्वल लेंथ के होते हैं? आई होप आप भूले नहीं हो। मतलब अगर आपसे मैं बात करूं तो आपका हो गया सर ये वाला ट्रायंगल कौन, I'm really sorry, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, आपका SP और ST इक्वल है, तो कहना है से आपका STP, आपका जो ट्रायंगल है STP, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर ये वाली साइड इस अनइक्वल साइड पे 30 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, तो शैलाई से ये भी कितना एंगल सबटेंड करेगी? सर ये भी तो एक 30 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। क्या ये बात समझने में आपको कोई आपत्ति हो रही है? क्या ये बात डाइजेस्ट करने में आपको कोई परेशानी हो रही है? आई होप, बड़ी बेसिक सी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, दो बातें। पहली बात तो ये, उसने कहा ये एंगल 60 डिग्री है, तो हमने कहा नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो 30 होना तय है। अब बस बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी हमने यूज की कि सर फोकस से उस पॉइंट पर ड्रॉ की गए टेंजेंट ने जहां एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया है वो लेंथ, उस फोकस से उस पॉइंट तक की लेंथ, और उस फोकस से उस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल ने जहां एक्सिस से इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट की लेंथ इक्वल होती है। बाय द वे दिख नहीं रहा होगा, पर प्लीज ये बात या आप जानते हुए प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है, मैथमेटिकली प्रूव भी किया है। वो दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमने चीजें बहुत एक्यूरेटली नहीं बनाई है, ये बस एक रफ डायग्राम है। तो हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि सर आपका ट्रायंगल STP एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी साइड ST और SP इक्वल है। अगर ये इक्वल साइड है, इक्वल लेंथ की साइड है, तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। यानी अगर SP ने 30 डिग्री एंगल सबटेंड किया था तो ST भी 30 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। अगर मैं आपसे कहूं जनाब कि ST ने 30 डिग्री एंगल सबटेंड किया है इस साइड पर, तो क्या आप ये नहीं देख पा रहे हो कि सर जो आपने P पर टेंजेंट ड्रॉ की है, यानी जो आपकी लाइन है PT, उसने जो लाइन है PT उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाया है? 30 डिग्री। तो क्या मैं PT लाइन की स्लोप नहीं बता सकता? आई होप सर ये तो आपने सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया। 1030 कितना होता है? 1/√3, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इसमें क्या था सर, ये तो ऐसे ही हो गया। ये क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे, पर कब? जब आपको ये प्रॉपर्टीज पता हो। मेरा यकीन करिए, मैं हर बार आपको बस ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि IIT JEE मेंस या JEE एडवांस्ड कतई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जाम तो बस इतनी सी है कि आपको कंसेप्ट्स की बारीकियां कितने अच्छे से पता हैं। अगर आपने कंसेप्ट्स समझे हैं तो ये क्वेश्चंस 2 या 3 लाइन से ज़्यादा के नहीं होंगे। अगर आपको बातें पता हैं तो, अगर आपने बारीकियां सीखी हैं तो, अगर आपने न्यूएंसेस सीखे हैं तो। ऐसा कहते हैं किसी चीज़ को खोद खोद कर इतना खोजो कि उसके खुदा हो जाओ, फिर लोग तुम्हें खोद खोद कर खोजेंगे। तो शायद यहाँ पर हमने उसे इतना डेप्थ में एक्सप्लोर किया, उसके इतने न्यूएंसेस, इतनी बारीकियां, इतना मेटिकुलसली उसे पढ़ा कि हमें चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल गई। तो वो प्रॉब्लम रही ही नहीं, वो प्रॉब्लम हाथों हाथ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सॉल्व हो गई। बस यही बात आप याद रखिएगा। क्या इस क्वेश्चन में कोई परेशानी? अगर नहीं है तो क्या अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े? चलो, ये रहा आज का आपका अगला क्वेश्चन। और अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो शायद आप पाओगे वो कैटेगरी के क्वेश्चन जो शायद हमने पढ़े। हम पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ध्यान से देखो, पैराबोलिक मिरर है, कौन सा? y² = 4x। तो मैं एक मिरर ले लेता हूं पैराबोलिक, जो कि है आपका क्या, y² = 4x, है ना। ऑफ कोर्स इसका क्या रहा होगा सर? इसका रहा होगा एक एक्सिस। यकीनन तौर पर इसका क्या रहा होगा भाई? इसका एक एक्सिस रहा होगा। अब वो क्या कह रहा है सुनना,
दो लाइट रेज हैं पैरेलल टू इट्स एक्सिस आर रिफ्लेक्टेड अलोंग वन स्ट्रेट लाइन। ऐसा कैसे पॉसिबल है, सुनिएगा ध्यान से। मान लो अगर एक लाइन आई ऐसी, है ना, एक लाइन आई कुछ ऐसी जो कि आपके एक्सिस के क्या रही थी सर, पैरेलल। ये लाइन थी आपकी ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, इसका फोकस मैं ढूंढ सकता हूँ क्या, 4ax। तो सर अगर इसका फोकस मैंने ढूंढा, जो कि मैं बना लेता हूँ लेट्स से यहाँ, तो इसका फोकस क्लियरली क्या हो जाएगा, 1,0। a,0 होता है, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1,0। अब आप एक बात बताओ, हम बेसिक सी प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि सर ये जो लाइन पैरेलल है एक्सिस के, अगर ये आई है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी, ये रिफ्लेक्ट होके इसकी फोकस से पास होगी। ये रिफ्लेक्ट होकर यकीनन तौर पर इसकी फोकस से पास होगी। इस बात को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये पास हुई है तो वो ये कह रहा है कि सर इस पैराबोला पर एक और लाइन थी, इस पैराबोला पर एक और लाइन थी जो कि ऑफ कोर्स आपके एक्सिस के पैरेलल थी, लेकिन वो लाइन भी कुछ इस तरीके से गई कि वो लाइन जब इंटरसेक्ट हुई इस पैराबोला से तो वो भी उसी लाइन के अलोंग गई, वो भी रिफ्लेक्ट होकर उसी लाइन के अलोंग गई। मतलब ये सुनना, ये लाइन आई आपकी, ये इससे टकराई, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी, ये लाइन आई, ये लाइन भी आई और रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो उनका ये कहना है कि ये जो दोनों लाइंस आई हैं आपकी, ये दोनों ही एक कॉमन लाइन, एक कॉमन लाइन से पास हो रही है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर एक कॉमन लाइन को फॉलो कर रही हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? अच्छा सारी बातें छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर मैं इसे कहूँ P और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसे मैं कहूँ Q, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि PQ आपके फोकस से पास हो रहा है? यानी PQ क्या हो गई भाई सर, PQ बन गई आपकी फोकल कॉर्ड। आई होप मैं ऐसा कह सकता हूं। और अगर PQ है आपका फोकल कॉर्ड, तो क्या आप कुछ प्रॉपर्टी जानते हो? सर फोकल कॉर्ड में खास बात मैं जानता हूं, अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो मैं Q के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकता हूं, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है। याद आया? अच्छा P के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए 80² 280, जहां पर A कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा P के कोऑर्डिनेट्स? P के कोऑर्डिनेट्स मान लिए t² 2t। तो क्या आप मेरी Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने में हेल्प कर सकते हो? आई थिंक Q के कोऑर्डिनेट्स कौन सी बड़ी बात है सर, आप जानते हो ना, अगर फोकल कॉर्ड है और अगर यहां पर पैरामीटर है t, तो दूसरा पैरामीटर डेफिनेटली -1/t होता है। आप भूले तो नहीं हो? आई होप आपको ये बात याद है। अगर यहां पर पैरामीटर है t, तो इस वाले का जो पैरामीटर होगा वो होगा -1/t। आई होप आपको ये बात याद है। और अगर यहां रखा -1/t, तो क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा -1/t। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो वो वही है, लेकिन क्या a t², लेकिन t की जगह क्या रख दोगे -1/t, तो हो जाएगा a अपॉन कितना t², सुन रहे हो आप? और कितना 2at, लेकिन t की जगह -1/t, तो कितना हो जाएगा -2a अपॉन t। इस दौरान, इस दरमियान आप ये मत भूलिएगा कि आपके a की वैल्यू कितनी है 1। तो आप Q के कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहे होंगे? सर हम Q के कोऑर्डिनेट्स बड़े सिंपल से कहेंगे 1/t²। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या कहूंगा मैं, 1/t², कॉमा कितना -2/t। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस बेसिक थॉट कि अगर PQ फोकल कॉर्ड है, अगर P का पैरामीटर है मान लो T और Q का पैरामीटर है T डैश, तो T डॉट T डैश -1 होता है इन केस ऑफ फोकल कॉर्ड। अगर ये परपेंडिकुलर होते, फोकल कॉर्ड नहीं, कोई सी भी कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर होती, तो हम बड़ी बेसिक सी बात जानते हैं TT डैश -4 होता, जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। क्या इन सारी बातों में किसी भी बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति? आई थिंक ये दोनों बातें समझ आई हैं आपको। अब मेरा आपसे जो कहना है वो ये, सुनिएगा ध्यान से, वो ये कह रहा है if one of the incident light ray is at 3 units distance from the axis, तो ये जो लाइन की डिस्टेंस है एक्सिस से वो कितनी है, 3 यूनिट्स। अब सुनना, अगर यहाँ पर 3 यूनिट्स है तो यहाँ भी 3 यूनिट्स ही रही होगी। किससे? एक्सिस से। एक्सिस से मतलब क्या, मतलब y एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है। आपने नहीं सुना, आपने नहीं समझा, मैं फिर से कहता हूं, आप इस बात को समझते हो क्या? y² 4ax, मतलब ये क्या है सर, ये है आपका x एक्सिस। और अगर मैं इसकी वर्टेक्स पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं इसकी वर्टेक्स पर एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करूं, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये जो है आपकी, अगर ये टेंजेंट है तो क्लियरली क्या हुआ सर, ये है आपका y एक्सिस। तो मैं जानता हूं, अगर मुझसे कोई कहे x एक्सिस से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर मुझसे कोई कहे ये है 3 यूनिट्स, तो मैं कहूंगा कि इस लाइन पर लाई करने वाला जो पॉइंट है, जो कि क्लियरली अगर मान लो है, अगर है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो वही है 3, क्योंकि वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
यानी जो 2t की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी सर, 2t की जो वैल्यू आप लिखोगे वो कितनी हो जाएगी 3। क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है जब मैं कह रहा हूं कि 2t की वैल्यू 3 है? क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो रहा है? अगर ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो रहा है तो क्या यहां से मैं t के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं सर? t के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3/2। टी क्यों निकाला सर? बस जस्ट अभी हम बात करने वाले टी क्यों निकाला। टी आपका कितना आ गया सर? टी आपका आया है 3/2। अब काम की बात सुनना स्टूडेंट्स, अगर टी आया है 3/2 तो उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर इंसिडेंट रे फ्रॉम एक्सिस। अगर वो पूछ रहा है दूसरे रे की डिस्टेंस, तो क्या वो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि सर आप बता दो यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आपसे यही तो वो पूछ रहा है भाई। इसके अलावा उसने पूछ क्या लिया आपसे? बड़ी आसान सी तो बात पूछी है आपसे, उसने यही तो पूछा है। एंड आई थिंक ये तो मैं निकाल सकता हूँ। ये वापस वही बात होगी ना स्टूडेंट्स, इससे इसकी डिस्टेंस मतलब क्या? इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इस लाइन पर जो पॉइंट लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट ही तो उसकी एक्सिस से डिस्टेंस होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? पर बेशक वो डिस्टेंस है तो मॉड लगाना मत भूलना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? डिस्टेंस हो जाएगी मॉड ओवर -2 अपॉन t, और t की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो यहाँ मैं क्या लिख लूंगा भाई? यहाँ मैं लिख लूंगा 3/2। और अगर आप इसे सॉल्व करें तो कुछ कहने की जरूरत है क्या? मॉड से माइनस तो हट जाना था, 2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? 4/3। तो आपकी टेक्निकली अगर इस वाली लाइन की जो कि ग्राफिकली बना बिल्कुल सही नहीं है, उल्टा होना चाहिए था, ये वाली डिस्टेंस मुझे 3 लेनी चाहिए थी और ये वाली डिस्टेंस 4/3, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग है। तो ड्रॉ जैसा भी हुआ हो, पर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि आप बड़ी बेसिक सी बात ये समझ पा रहे हो कि ये जो लिखा हुआ है आपका 4/3, ये जो डिस्टेंस हमने निकाली है, ये कैसे निकाली, क्यों निकाली, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? क्या आपको ये सारी बातें याद है? बड़ी बेसिक सी बात कि अगर एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो इससे स्ट्राइक करने के बाद पैराबोला से वो रिफ्लेक्ट होती है और फोकस से पास होती है। ये भी फोकस से पास हो रही है, और उसने बस एक इंपॉर्टेंट क्लू जो आपको दिया था इस क्वेश्चन में वो ये कि वो दोनों ही रिफ्लेक्ट होकर एक कॉमन स्ट्रेट लाइन पे से पास हो रही है। तो कुछ ऐसा वो सिनेरियो होगा। क्या ये सिनेरियो, ये कैटेगरी, ये प्रॉपर्टीज, ये सब आपको याद रहेंगी? आई होप आप ये सारी बातें याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं, क्योंकि इनको इस तरीके से यूज करेंगे। यकीनन तौर पर IIT JEE एडवांस्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो हाँ बिल्कुल 4 लाइन के होंगे, लेकिन ये 4 लाइन के तब होंगे जब आपको प्रॉपर्टीज, जब आपको तरीके, जब आपको आइडियाज, जब आपको कंसेप्ट्स, जब आपको ये सारी बारीकियां पता हों। आई होप ये सारी बातें आप अच्छे से याद रखेंगे। ये हम सिंगेज मैथमेटिक्स, जो कि आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी हम करवा रहे हैं, इसके लिए पढ़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हम कोई पेमेंट नहीं मांगते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे PDFs, ई बुक्स और नोट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं। कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिखेगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, क्वेरी रिलेवेंट रही तो। इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना, आपको दिखेगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, है ना? कैसे? सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस साइन पर क्लिक करोगे तो वो अकाउंट में आपके सेव हो जाएगा प्लेलिस्ट। आप सिंक में रहोगे, आपको वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा कितने रिलीज हो चुके हैं, आपने कहाँ तक देख लिया है। ऑल्दो से देखो जब वो प्रीमियर होता है तब ही लाइव, ताकि आपके इश्यूज वहीं रिजॉल्व हो जाएं। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये 5 किताबों का कलेक्शन है, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D, अलजेब्रा और ट्रिको। हम हर एक चैप्टर के हर कंसेप्ट, उसके इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस और बेशक हर कैटेगरी के क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर देते हैं JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है, बस आप नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आई थिंक बस एक ही गुजारिश है, इन्हें आप और भी स्टूडेंट्स से शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो और वो और लोगों तक पहुँचाए। बस यही हमारी आपसे गुजारिश है। I think this is sufficient for today. So we are culminating this lecture here. ख्याल रखिए स्टूडेंट्स अपना. Thank you so much.